चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी क्लास 9th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट हुक ने किया है जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। जब आप कॉर्क की पतली सी स्लाइस लेते हैं, रॉबर्ट हुक उसको देखते हैं, किसकी मदद से देखेंगे, वो उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। ठीक है ना। तो उसमें उनको स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि कैसा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वो जो कॉर्क होता है बेटा, कॉर्क एक प्रकार का सबस्टेंस होता है जो किसी भी ट्री से उसकी बार्क से लिया गया होता है। 1665 की बात है जब हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। ठीक है, इसके साथ ही सेल एक बहुत ही छोटा इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा डिस्कवरी साइंस की हिस्ट्री में। पहली बार ऐसा हुआ कि समवन हैड एब्जॉर्ब, किसी ने एब्जॉर्ब किया कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम सेपरेट यूनिट्स में भी देख सकते हैं। तो सेल जो वर्ड है वो इसी सेपरेट यूनिट के लिए यूज़ किया गया है, और आज के टाइम पे जो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो उसकी सबसे पहली यूनिट सेल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से मिलकर के बने हुए होते हैं, आपको ये एक्टिविटी पढ़ लेनी है बेटा घर पर जाके, जो क्वेश्चन हो वो उन्हें पूछ लेना। ठीक है, इस एक्टिविटी में कुछ नहीं, एक ओनियन है, ओनियन का एक स्लाइस लिया गया, उनमें बहुत सारी स्लाइसेस होती हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी स्लाइसेस से लेयर वाइज कवर्ड रहता है ओनियन। तो ओनियन की एक स्लाइस को लेकर के उसको माइक्रोस्कोप पे देखा गया है, और फिर माइक्रोस्कोप पे देखा गया है तो सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया गया है। ठीक है ना, ये जो आपका माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप का नाम क्या है, इस माइक्रोस्कोप का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये इसके पार्ट्स हैं, एक बार चाहो तो नज़र मार लेना। तो जब ऐसा देखा गया तो उस पर क्या क्या शो हुआ, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से शो हुआ। ये जो आपने ओनियन की पील ली थी उस पर जब हमने देखा तो माइक्रोस्कोप से हमें सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखाई दिया। इसमें जो डॉट डॉट है ना ब्लैक वाले, ये न्यूक्लियस है, बाकी का पूरा पार्ट क्या है, सेल है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर आप देखोगे कुछ सिमिलर से स्ट्रक्चर है आपस में, सबके सब एक जैसे दिख रहे थे ना जब हमने देखा था उसको। तो वो एक बिग स्ट्रक्चर है ओनियन पल्प का। इस एक्टिविटी में हमें शो हुआ है कि जो ओनियन पल्प है अलग अलग साइज के हैं, तो उनका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप पर देखने पर भी अलग अलग साइज का शो होगा। छोटा ओनियन का पल्प है तो छोटा सेल शो होगा, बड़ा ओनियन का पल्प है तो बड़ा आपका सेल का साइज शो होगा। जो ओनियन पील है, ठीक है ना, उसके साइज को अगर रिगार्डलेस कर दिया जाए तो सबके सब आपको सेल का ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं उनको आप देख सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है सेल का, अगर वो छोटे छोटे पार्ट जो भी आपने देखे थे ब्लू कलर में, वही मिलकर के एक बड़ा ओनियन पल्प बना रहे हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर था उसको सेल बोला गया। ये केवल ओनियन में ही नहीं बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है ना, आप एक सिंगल सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देख सकते हो। ठीक है, तो सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, कब करी थी, 1665 में करी थी। उन्होंने सेल को कहाँ ऑब्जर्व किया, कॉर्क स्लाइस पे ऑब्जर्व करा। ठीक है ना, ल्यूवेनहॉक जो थे 1674 में, इन्होंने माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट किया और इन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर करा। अगर आप बोलेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी तो आप रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है तो आप ल्यूवेनहॉक का नाम बोलेंगे। 1674 में इन्होंने ये लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में खोजा था सबसे पहली बार। ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस की खोज करी है। तो अगर कोई बोलेगा कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सेल, उन सेल के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उस न्यूक्लियस की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है आपका रॉबर्ट ब्राउन। और उन्होंने ऐसा कब किया, उन्होंने ऐसा किया था 1831 में न्यूक्लियस की खोज करी थी सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद में 1839 में क्या होता है आपका, 1839 में पुरकंजी जो है वो क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म की खोज करते हैं। तो सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसकी खोज करी पुरकंजी ने। सेल की जो थ्योरी है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, सेल जो होता है किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, दो बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है, एक का नाम है बेटा सचलेडन और एक का नाम है सचवान। सैकलेडन और सचवान इन दोनों ने सेल थ्योरी में दोबारा से एक्सप्लेनेशन करा। ठीक है ना, और आपका सेल को बेसिक यूनिट भी इन्होंने बताया। सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंडेड करने वाले वर्चो थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही अराइज कर रहे हैं, पहले से एग्जिस्ट हैं। इनकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से करी 1940 में, और उन्होंने इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी और इसके बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में भी बताया। तो आपने बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम पढ़ा, आपने न्यूक्लियस के लिए रॉबर्ट ब्राउन का नाम पढ़ा, आपने लिविंग सेल के लिए लोहेनहॉल का नाम पढ़ा, आपने सेल के लिए रॉबर्ट हुक का नाम पढ़ा, आपने सिकलैंड एंड सचवान की आपने पढ़ा,
वॉर्सो को आपने पढ़ा, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस का बात करोगे तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस का जो इन्वेंशन हुआ है उसी की मदद से आपने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिस्कवर किया है। अगर आप किसी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो सबसे पहले जो आपको एग्जांपल शो होगा वो आपका अमोएबा शो होगा। जो आपका अमोएबा होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा सेल जिसमें केवल एक ही सेल पाया जाता है, सॉरी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेल पाया जाता है। और आप अगर अदर एग्जांपल की बात करोगे जो आपको इसके बारे में बताएगा, किसके बारे में बताएगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो अमोएबा के साथ साथ प्लाज्मोडियम भी है और उसके साथ में क्लेमिडोमोनास भी है, ठीक है ना। तो आपका क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम ये दोनों आपके क्या हैं, और बैक्टीरिया, ये तीनों आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि ये सब के सब एक ही सेल से मिलकर के बने हुए रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं उनको आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उनमें आपका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम है, बैक्टीरिया है, अमोएबा है और क्लेमिडोमोनास है, ठीक है। अगर आप देखो कोई भी ऐसी सिंगल बॉडी है जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनी हुई है, ऐसी बॉडी को आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका फंगी, प्लांट और एनिमल आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। ये भी बात आप याद रखना बेटा, फंगी, प्लांट और एनिमल आपका मल्टी सेलुलर के अंदर आता है। हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, वही सिंगल सेल बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है, अपने आप को प्रोड्यूस करती रहती है, अपने आप को डिवाइड करती रहती है, तो उसमें मल्टीपल सेल हो जाती है। इसी वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनमें मल्टीपल सेल पाई जाती हैं आप उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अलग अलग काइंड्स के हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये स्मूथ मसल सेल है, ये आपकी ब्लड सेल है, ये आपकी नर्व सेल है जो आपके माइंड में पाई जाती है, ये बोन सेल है, ये फैट सेल है और ये आपका ओव्यूम है। तो ये बहुत सारी सेल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और ये आपका स्पर्म भी है। अगर आप शेप और साइज की बात करोगे सेल्स की, तो स्पेसिफिक फंक्शन होता है सबका अलग अलग। कुछ सेल हैं जैसे कि अमोएबा अपनी शेप को हर टाइम चेंज करता रहता है, वो अपनी शेप को पर्टिकुलरली अपनी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से बदल सकता है, ठीक है ना, उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, ओके। जैसे कि आपकी नर्व सेल है, आपकी नर्व सेल एक टिपिकल शेप है, नर्व सेल की शेप एकदम टिपिकल है, आपकी नर्व सेल की जो शेप है वो कभी भी बदलेगी नहीं। सारे के सारे जो लिविंग सेल होते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने की एक बेसिक फंक्शन, ठीक है ना, लिविंग फॉर्म में। अगर आप देखोगे तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है वो पंप करता है, स्टमक होता है वो खाने को डाइजेस्ट करता है। इसी तरीके से जो डिवीज़न ऑफ लेबर हो रखा है, हर सेल के हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग डिवीज़न है, अलग अलग उसका फंक्शन है। यही सेल के जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो अपना अलग अलग वर्क करते हैं सेल के अंदर रह करके, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। सेल और हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, आपका अलग न्यू मटेरियल है, ठीक है ना। और सेल के पास अपना वेस्ट मटेरियल भी होता है, न्यू मटेरियल भी होता है, जिसको वो समय समय पर अपनी बॉडी से बाहर भी निकालता है। सेल एक बेसिक यूनिट होती है, ठीक है ना। सारी की सारी सेल जो होती हैं आपको एक ऑर्गेनिज्म से पाई जा सकती हैं, लेकिन इनका फंक्शन एक होगा ये मैटर नहीं कर सकता। आप आराम से आंसर दे सकते हैं, सेल किसने डिस्कवर करा आप बता सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल को क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही सेल से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अभी आपने हनीकॉम्ब का जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें पूरी एक ही सेल थी, उस सेल से पूरा का पूरा ओनियन पील बना हुआ था। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी एक सेल से बनी होती है, तो एक स्ट्रक्चर को बनाता है। ये फंक्शन का मतलब क्या है, हर सेल अपना अपना फंक्शन करता है उस सेल उस बॉडी के लिए, इसलिए उसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। जो आपका सेल है वो किससे क्या बना हुआ है, उसको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सेल के, वो क्या है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सेल के जितने भी स्पेशल कंपोनेंट हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप की मदद से हमने इनको फाइंड आउट किया कि फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है न्यूक्लियस और उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म। सारी की सारी एक्टिविटी सेल के अंदर होती हैं, इंटरेक्शन होता है सेल के अंदर एनवायरनमेंट के साथ में। पहले आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर आप बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, आप बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन है, या फिर सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों की दोनों सेम है। ये किसी भी सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है जो सेल को किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये केवल उन्हीं आपके एलिमेंट्स को या उन्हीं कंपोनेंट्स को सेल के अंदर जाने देती है जो सेल के अंदर जाने लायक है या सेल के एग्जिस्टिंग मटेरियल में शामिल होने लायक है। ये अदर मटेरियल्स
को आपकी सेल के अंदर जाने नहीं देती है। इसी वजह से इस सेल को सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल सेलेक्टिवली आइटम्स को ही सेल के अंदर जाने की परमिशन देती है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना। वो सबस्टेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सेल मेम्ब्रेन जो होगी, ठीक है, ये दोनों के दोनों सेल मेम्ब्रेन से एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल से बाहर निकलती है और जिस प्रोसेस के थ्रू आपकी ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। आपने डिफ्यूजन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होने वाला जो मूवमेंट होता है आपका, वो आपका डिफ्यूजन के अंदर ही आता है। कुछ जैसे कि आपका एग्जाम्पल है CO2। CO2 आपकी बॉडी के अंदर कम होती है, सॉरी CO2 आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो CO2 आपकी बॉडी से बाहर जाएगी। ऑक्सीजन की कमी आपकी बॉडी के अंदर है, ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आएगी। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर इसका मूवमेंट हो रहा है। CO2 को मैंने बताया, अभी कंपेरिजन करेंगे तो आपकी सेल के अंदर से हिसाब से ये लो है, ये बाहर ज़्यादा है ना। डिफरेंस अगर आपके किसी भी गैस के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से ही जो आपकी गैसेस है उनका मूवमेंट इनवर्ड से आउटवर्ड होता है। ठीक है ना। CO2 आपकी मूव करती है किसी भी हायर कंसंट्रेशन वाली सेल से लो कंसंट्रेशन वाली सेल के अंदर, इसी को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसे ही आपकी ऑक्सीजन है, डिफ्यूजन के दौरान ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर कम होती है, इसी वजह से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर करती है। ठीक है। डिफ्यूजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में। इसी की मदद से हम बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी को गैसेस वगैरह प्रदान कर पाते हैं। वाटर के अंदर भी डिफ्यूजन का लॉ फॉलो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में भी फॉलो होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से ही हम आप क्या कर पाते हो, आप डिफ्यूजन कर पाते हो। ऑस्मोसिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है। जब किसी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर आपका किसी वाटर कंसंट्रेशन का मूवमेंट होता है, अगर वाटर के टर्म में देखेंगे तो आपका ऑस्मोसिस होगा, और अगर आप यही चीज़ को गैसेस के टर्म में देखेंगे तो आपका डिफ्यूजन होगा। गैस अगर आउटर एटमॉस्फेयर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जा रही है तो वो आपका डिफ्यूजन है, और वाटर अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जा रहा है तो वो आपका ऑस्मोसिस है। ठीक है ना। तो पानी का जब मूवमेंट होता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से, ऑस्मोसिस के अंदर होता क्या है, हायर वाटर कंसंट्रेशन से पानी जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पास आउट होते हुए लोअर वाटर कंसंट्रेशन के अंदर जाता है और इक्विलिब्रियम की स्टेज को अगर बनाता है तो वो आपका ऑस्मोसिस होता है। एक बार और समझेंगे, जैसे कि इसके अंदर कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा, है ना, और आपका ये कंटेनर पानी से खाली है, और अगर आप यहाँ पे होल कर देंगे तो ये होल हो आपका होगा, तो इसमें से पानी हायर कंसंट्रेशन वाले से लोअर कंसंट्रेशन वाले के अंदर जाना शुरू कर देगा, और ये पानी जब तक जाता रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा भरा नहीं जाएगा और ये एकदम बैलेंसिंग में नहीं आ जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल साइज़ के हैं तो ये जब तक बैलेंसिंग में नहीं आ जाएगा जब तक पानी यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपके ये 3 मीडियम्स है, 3 थिंग्स है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इतना चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, सारे की पॉइंट्स को लिखना है और याद करना है। ठीक है।